हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 था थ्री ऑर्डर्स, उसका टॉपिक देखेंगे पॉलिटिकल चेंजेस। तो ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है जो डेवलपमेंट्स हो रही थी किसमें, पॉलिटिकल स्फीयर में, वो पैरेलली चल रही थी सोशल स्फीयर में। जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनके सोशल प्रोसेसेस के, यानी कि जो सोशल प्रोसेसेस थे कि जो पिछली वीडियो में हमने सोशल अनरेस्ट में देखा कि जो पीजेंट्स और लॉर्ड्स हैं उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। लॉर्ड्स कह रहे हैं कि मैं तुमसे सर्विसेज बेस्ड फ्यूडलिज्म लेके आऊंगा वापस, पीजेंट्स कह रहे हैं हम कैसे लाने देंगे, ऐसे ही लाने देंगे तेरे को। तो इनमें आपस में लड़ाई चल रही। तो ये जो सोशल प्रोसेसेस चल रहे थे, सोशल अनरेस्ट चल रहा था, उसके पैरेलली डेवलपमेंट्स भी हो रही थी पॉलिटिकल स्फीयर में, यानी कि राजा वगैरह से रिलेटेड जो स्फीयर था उसमें डेवलपमेंट हो रही थी। अब भाई क्या डेवलपमेंट हो रही थी, तो जो राजा वगैरह थे, जो किंग्स वगैरह थे, ये अपनी पावर इंक्रीज कर रहे थे धीरे धीरे। ये अपनी जो मिलिट्री है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इनकी जो पावर्स है उनको बढ़ा रहे थे। यानी कि धीरे धीरे अपने अंदर आर्मी में ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, फाइनेंशियली ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे टैक्सेस वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से जो 15th और 16th सेंचुरी है, इनमें बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स या फिर स्टेट्स कह लो तुम बनाए गए, ठीक है। तो वो कैसे कैसे जो उनके नाम बताए गए हैं 15th और 16th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे पावरफुल किंग्स की इमरजेंस होती है, जिनके नाम थे जैसे कि लुइस 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड, और फिर स्पेन के दो राजा बताए गए हैं, इजाबेले एंड फर्डिनेंड। तो दो तीन राजा हैं ये मेन। तो 15-16 सेंचुरी के आसपास ये बहुत पावरफुल राजा इमर्ज होते हैं और इन्हें एब्सोल्यूटिस्ट रूलर बोला गया है। एब्सोल्यूटिस्ट रूलर यानी कि इनके पास इमेंस पावर थी और ये किसी की नहीं सुनते थे। कोई भी फालतू बोल रहा है भाई, लॉर्ड्स भी इनके आगे फालतू बोल रहे तो उन्हें भी मार देते थे, इतने पावरफुल थे। और इतने पावरफुल कैसे बने, क्योंकि भाई इन्होंने एक आर्मी डेवलप कर ली थी। मैंने बताया था इससे पहले जो किंग्स थे वो कैसे करते थे, वो ऐसे काम चलाते थे कि सबसे ऊपर किंग्स हैं, फिर लॉर्ड्स हैं, और जब भी उन आर्मी की जरूरत होती थी तो इन लॉर्ड्स के ऊपर फ्यूडल लिवीज होती थी। लिवीज, इन लिवीज में मतलब आर्मी होती थी हर लॉर्ड की छोटी मोटी, तो कई सारे लॉर्ड की छोटी मोटी आर्मी मिलके किंग की बड़ी आर्मी बनती थी, ठीक है। लेकिन अब रूलर सोचा कि भाई क्या पता है लॉर्ड्स कल को पलट जाए, मेरे पास पावर कम रह जाएगी, तो मैं इन लॉर्ड्स को हटाता हूँ बीच से, मैं खुद की आर्मी बनाता हूँ। तो रूलर्स ने खुद की आर्मी बनाई, फिर बोला कि एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बना दी, मंत्रिमंडल वगैरह परमानेंट। फिर नेशनल टैक्स बढ़ा दिया, नेशनल टैक्स कर दिया लागू कि भाई सारे लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। बताया गया कि इन्हीं रूलर्स ने मतलब कुछ लोगों को इंसेंटिव्स दिए कि तुम भाई यूरोप में तो रिसोर्सेज कम है, तुम बाहर जाके ट्रेड करो, बाहर जाके नई नई जगह ढूंढो। और फिर इन्हीं इंसेंटिव्स की वजह से जो स्पेन और पुर्तगाल के लोग हैं जिन्होंने भाई इंडिया को ढूंढा, अमेरिका को ढूंढा, वो स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग थे उन्हें इन किंग्स ने इंसेंटिव दिया था बाहर जाने का, ठीक है। फिर बोला कि अब ये जो एब्सोल्यूट रूलर बने हैं, अब ये इसी टाइम पीरियड पे क्यों बने भाई, 15-16 सेंचुरी क्यों बने, पहले भी तो बन सकते थे। तो इसका रीजन बताया गया है कि जो 12th और 13th सेंचुरी थी और जो 14th सेंचुरी थी, ये पिछले की जो 3-4 सेंचुरी थी, इनमें बहुत सारे सोशल चेंज आए। इन सोशल चेंज की वजह से क्या हुआ, सोशल चेंज क्यों आए, क्योंकि भाई एक तो जो तुम्हारा प्लेग वगैरह था, इसकी वजह से डेथ हो गई लोगों की, डेथ की वजह से पॉपुलेशन कम हो गई। तो अब कोई भी बंदा रिवोल्ट करेगा तो उसके पास कम लोग होंगे रिवोल्ट करने के लिए, तो रिवोल्ट को आराम से सप्रेस किया जा सकता है। फिर बोले कि डेथ की वजह से, इतने सारे लोगों की वजह से जो वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी कम हो गई, जिसकी वजह से जो लॉर्ड्स थे उनकी पावर कम हो गई। तो अब लॉर्ड्स की पावर कम हो गई तो बेस्ट टाइम है भाई लॉर्ड्स को बीच में हटाया जाए, किंग डायरेक्टली रूल करे, ठीक है। तो इस चीज का फायदा उठाया किंग्स ने। फिर एक और चीज सोची कि भाई इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, तो हमारी जो प्रजा है, सब्जेक्ट्स, जो कि मोस्टली पीजेंट्स वगैरह थे,
तो ये कमजोर पड़ रखे हैं, वीक। तो उन्होंने सोचा ये बेस्ट टाइम है कि भाई हम हमारी जो कमजोर प्रजा है, कमजोर लोड्स हैं, इनको आराम से रूल कर सकते हैं पावरफुल बन के। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने पॉलिटिकल स्फीयर में कुछ डेवलपमेंट की और किंग बहुत सारा पावरफुल हो गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी डेवलप कर ली थी और ब्यूरोक्रेसी डेवलप कर ली थी और नेशनल टैक्स लगा दिया था। ठीक है, फिर बोला कि अब जो रूलर था उसने भाई स्टैंडिंग आर्मी डेवलप कर ली थी, खुद की आर्मी। तो अब वो खुद की आर्मी डेवलप कर लेगा तो अपने राज्य में कोई और आर्मी नहीं रहने देगा भाई, इस आर्मी के अलावा कोई आर्मी नहीं है। तो जो लॉर्ड्स थे उनकी अपनी छोटी मोटी आर्मी होती थी, फ्यूडल लेवीज। हर लॉर्ड की एक आर्मी होती थी, फ्यूडल लेवीज बोला जाता था जिसे। तो किंग ने बोला कि अब कोई भी लॉर्ड एक फ्यूडल आर्मी नहीं रखेगा, फ्यूडल लेवीज नहीं रखेगा, हमारे एरिया में फ्यूडल लेवीज बैंड है। तो फ्यूडल लेवीज को बंद करा दिया ताकि भाई जो उसकी आर्मी थी उसमें लोग ज्यादा आ सके, फ्यूडल लेवीज से उठ के। और उसने आर्मी में कैसे कैसे लोग डाले, प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, यानी कि ऐसे कोई भी नहीं उठाया, पीजेंट वगैरह और आर्मी में डाल दिया, प्रोफेशनली ट्रेन करा हर किसी को और इन्फेंट्री बना दी। इन्फेंट्री यानी कि जो फुट सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। और इन इन्फेंट्री के पास गन्स वगैरह थी बहुत ही अच्छी अच्छी, और आर्टिलरी भी थी, आर्टिलरी यानी कि तोप वगैरह। तो सारी चीज उनके पास थी, आर्टिलरी, गन्स, और बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेंड थे, यानी कि रूलर्स पावरफुल हो गए लॉर्ड से बहुत ज्यादा। ठीक है, ये क्योंकि उन्होंने नेशनल टैक्स लगा दिया था। तो इन टैक्सेस की वजह से भाई उनके पास ज्यादा पैसा आने लग गया रूलर्स के पास। पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत टैक्स आता था, कैसे? लॉर्ड्स के हाथों आता था। जो किंग था वो बोलता मुझे टैक्स चाहिए, तो लॉर्ड्स पीजेंट से मांगते, फिर लॉर्ड्स उसमें थोड़ा बहुत रख लेते, फिर किंग्स को देते। तो इसकी वजह से किंग के पास कम टैक्स जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था पीजेंट्स को किंग के पास। ठीक है, जिसकी वजह से किंग के पास हो गया ज्यादा पैसा। उस पैसे का वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है किसमें? आर्मी को मेंटेन करने में, और उस आर्मी का वो यूज कर सकता है हमारा अपना एरिया बढ़ाने में, एरिया इंक्रीज करने में। भाई किसी आस पड़ोस के राज्य पे अटैक करके उसका एरिया अपने अंदर ले लिया, या फिर कोई और अटैक कर रहा है तो उसे डिफेंड कर लिया। ठीक है, फिर बोला गया अब ये सब हो रहा है कि भाई जो तुम्हारे लॉर्ड्स हैं उनको पावर से हटाया जा रहा है, तब ये सब हो रहा है। तो अब लॉर्ड्स को गुस्सा तो आएगा, लॉर्ड्स भी रिवोल्ट करेंगे कि भाई हमारी पावर कैसे छीन रहे हो तुम। तो ये सब जो हो रहा था उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक बंदा सब पे रूल करे। तो किंग सेंट्रलाइजेशन कर रहा था, और पहले इनका जो सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था, कि भाई एक किंग था लेकिन उसके पास सारी पावर नहीं थी, 180 लॉर्ड थे उसके नीचे, उनके पास पावर्स थी। ठीक है, तो पहले जो सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था, अब सेंट्रलाइज हो गया क्योंकि लॉर्ड्स को हटा दिया गया है। अब इन लॉर्ड्स ने करा रिवोल्ट कि भाई ऐसे कैसे कर दोगे तुम, हमारा भी तो है कुछ। फिर लॉर्ड्स ने रिवोल्ट करा, एक कॉमन बात पे रिवोल्ट करा कि भाई जो तुम टैक्स घटा रहे हो, मतलब टैक्स हटा दिया उन्होंने, कि जो टैक्स है वो लॉर्ड्स के होके नहीं आएगा, पीजेंट्स किंग ये थे। तो पहले ऐसे लॉर्ड्स के होके आता था टैक्स, और अब डायरेक्टली आ रहा है। तब लॉर्ड के पास तो खाने पीने का कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इनके पास तो टैक्स ही नहीं आ रहा। तो भाई लॉर्ड्स को आगे गुस्सा की, हमारी जमीन भी खोस ली किंग ने सारी, और हमें टैक्स भी नहीं मिल रहा, तो अब हमारा क्या होगा, ये वगैरह वगैरह। उन्होंने रिवोल्ट्स करे, और फिर ऐसे रिवोल्ट्स इंग्लैंड में भी हुए। इन इंग्लैंड को भाई राजा के पास अब क्योंकि बड़ी आर्मी थी, उसने बहुत ज्यादा पैसों से आर्मी बना ली थी, तो इन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया। और फ्रांस में जो लुइस 11 था, जो राजा था, उसको भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा, लॉन्ग वॉर चलाया उसने, युद्ध करा बढ़िया इनके साथ, बहुत बुरा वाला, इनके साथ ड्यूक्स और प्रिंसेस के साथ, जो उधर के लॉर्ड्स थे उनके, उधर के लॉर्ड्स को ड्यूक और प्रिंसेस कहा जाता था। तो उनके साथ लॉन्ग स्ट्रगल चला कंट्री के अंदर ही, लुइस 16 के द्वारा। उसके बाद बताया गया जो नोबिलिटी थी उसने एक टैक्टिकल शिफ्ट कर लिया अपने पोजीशन में, कि भाई अभी जो नोबिलिटी थी, लॉर्ड्स वगैरह जो लड़ाई कर रहे थे कि हमें अपना हक चाहिए, हमें टैक्स वगैरह लेने का हक है, राजा ने हमें कैसे हटा दिया, हमें सिस्टम से हटा दिया, राजा गंदा है वगैरह वगैरह, और रिवोल्ट कर रहे थे। अब उन्होंने एकदम टैक्टिकल शिफ्ट कर लिया। टैक्टिकल शिफ्ट यानी कि सिचुएशन को भांपते हुए एक चतुर तरीका अपना लिया कि भाई रिवोल्ट करने में कुछ नहीं रखा, राजा हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, अगर रिवोल्ट करेंगे तो हमारे पास जो कुछ है उससे
खो बैठेंगे। तो उन्होंने अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए धीरे धीरे अपोनेंट से वो शिफ्ट हो गए, यानी कि राजा को जो अपोज कर रहे थे उधर से वो शिफ्ट हो गए लॉयलिस्ट में धीरे धीरे। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में कहते राजा तेरे को हटाएंगे नूनू, अब कहने लगे लॉयल बन गए कि राजा आप तो बहुत अच्छे हो, हमारे राजा हो वगैरह वगैरह, हमें थोड़ा बहुत ही काम दे दो, वो कर दो वो कर दो, थोड़ा बहुत टैक्स ले लेने दो। तो ऐसे में तो राजा को धीरे धीरे परसुएड करने लग गए ताकि वो राजा उनके लिए कुछ कर दे। तो इसकी वजह से जो राजा थे उसने क्या करा कि भाई अब ये लोग इतनी इच्छा से कह रहे हैं, इनकी बात थोड़ी बहुत मान लेते हैं। तो राजा बोला कि तुम्हें मैंने फ्यूडलिज्म के सिस्टम से तो हटा दिया कि जो सिस्टम था इधर से तो तुम हट गए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चीज में डाल देता हूँ कि भाई तुम्हारे 2 हाउसेज बना देता हूँ। मतलब फ्रांस में ऐसा हुआ कि राजा ने एस्टेट जनरल बना दिया। एस्टेट जनरल क्या था? एक कंसल्टेटिव बॉडी थी, एक बॉडी थी जिससे कंसल्ट करके जो फ्रांस का किंग था वो कोई भी रूल या फिर ऑर्डर वगैरह दिया करता था, यानी कि सब लोगों की बातें सुनता था कि भाई आप राजी हो गया नहीं मेरे इस सुझाव से वगैरह वगैरह, अगर आपको कोई आपत्ति है तो हाथ उठाओ वगैरह वगैरह। तो कंसल्टेटिव बॉडी में लगभग 1200 बंदे होते थे फ्रांस की कंसल्टेटिव बॉडी में, पता नहीं करेक्ट तो मेरे को शायद 1200 होते थे। 3 एस्टेट के बंदे आते थे, बता देता हूँ। एस्टेट जनरल बोला गया था क्योंकि हर एस्टेट जो कि फर्स्ट एस्टेट थी, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि कलर्जी, सेकंड ऑर्डर यानी कि नोबिलिटी, थर्ड ऑर्डर यानी कि पीजेंट्स, तो ये जो 3 ऑर्डर थे इनके जो जनरल से 300 जनरल आ सकते थे, यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव 300 इधर के आते थे, और पीजेंट्स की संख्या ज्यादा थी इसलिए 600 आते थे। तो लगभग 1200 लोग आते थे एक असेंबली बना के, और वो किंग से डिस्कस करते थे मुद्दों पे फ्रांस में। तो फ्रांस ने थोड़ा बहुत पावर दे दी उन्हें, लेकिन अगर आपने देखी हो तो भाई 300 600 हो गई ये, लेकिन इनकी पॉपुलेशन 10% के आसपास थी। लेकिन जो पीजेंट्स उनकी पॉपुलेशन 90% थी, इनकी भी 600 है। इनकी पीजेंट्स अभी भी ओपरेस्ड है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई अगर ये 90% है तो इनकी नंबर ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये अपना हक रख सके, लेकिन इन्हें हक रखने का कोई वो नहीं होगा क्योंकि जो क्लर्जी और नोबिलिटी है इनकी संख्या बराबर है इनके। तो इसीलिए जो ये सिस्टम है, जो नया एब्सोल्यूटिज्म का सिस्टम आया है, इसे बोला गया है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। कि जैसे फ्यूडलिज्म में पहले लॉर्ड्स को पावर थी, अभी भी लॉर्ड्स को पावर है, और जैसे फ्यूडलिज्म में पहले पीजेंट्स को इतनी पावर नहीं थी, अभी भी पीजेंट्स को इतनी पावर नहीं है। तो ये सब बातें बताई गई हैं। तो लॉर्ड्स से उनको और भी पावर दे दी, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उनका गवर्नर वगैरह बना दिया, और छोटी मोटी जो एरिया थी वो उसके अंडर में दे दी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत टैक्स निकाल लेते थे। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि जो सिस्टम था वो तो वही का वही है, किंग ने चेंजमेंट क्या करी, लॉर्ड्स को हटाया लेकिन वापस लॉर्ड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का थोड़ा बहुत रोल दे दिया, तो सिस्टम तो वही है। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट चेंज क्या आया था, जो किंग पहले लॉर्ड्स के द्वारा सारे काम कराता था, लॉर्ड सेंटर में थे, तो वो लॉर्ड सेंटर में नहीं रहे, किंग सेंटर में आ गया। तो अभी जो किंग था वो सेंटर पे आ गया था, यानी कि अब कोई भी रीजन में जो कोई भी काम होता था पहले जो लॉर्ड्स की परमिशन से होता था, कि जितने भी पीजेंट्स हैं वो सारे काम लॉर्ड्स के कहने पर कर रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो लॉर्ड्स करा रहे हैं, किंग बस नाम के थे, थोड़ा बहुत टैक्स आ रहा है, अपना आराम से जी रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया था, लॉर्ड्स को कोई भी काम करना होता है किंग से परमिशन लेते हैं, पीजेंट्स को कोई काम करना होता है किंग से परमिशन लेते हैं, सब किंग की पूछते हैं आगे पीछे। तो यानी कि किंग के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, ठीक है, रिलेटिवली पहले से, और लॉर्ड्स की पावर थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन पावर छोड़ी थी क्योंकि लॉर्ड्स बाद में लॉयलिस्ट बन गए थे, वरना 0 पावर छोड़ देता किंग अगर उसकी मर्जी होती तो, अगर लॉर्ड सपोज करते रहते। लेकिन लॉर्ड्स सियाने थे, उन्होंने भाई लॉयल तरीका सोचा, लॉयल बनना सही समझा, और उन्होंने अपनी पावर थोड़ी बहुत बचा दी, ठीक है। फिर बोले कि जो आर्मी थी, अब इतनी बड़ी विशाल आर्मी बनाओगे उसे मेंटेन करने के लिए, यानी कि आर्मी वालों को सैलरी दोगे, आर्मी वालों के क्वार्टर वगैरह घर वगैरह बनाओगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बनाओगे, तो इन सब में लगता था पैसा। अब मान लिया किंग के पास पैसा आता था लेकिन इतना भी नहीं आता था कि सब कुछ कर दे,
तो किंग ये जो पैसा था इन सबको बोरो करता था। बोरो यानी कि उधार लेता था। कहाँ से उधार लेता था? ये उधार लेता था जो बैंकर्स थे और जो मर्चेंट्स थे। अब अगर आपको पता हो, बैंकर्स और मर्चेंट्स इतने शाणे बंदे होते हैं, वो किसी को भी ऐसे उधार नहीं देते। उधार देते हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा के देते हैं। तब किंग को उधार दिया उन्होंने, किंग को टैक्स लगाएंगे, किंग बुरा मान जाएगा, तो वो किस लिए उधार देंगे किंग को? तो किंग बदले में उन्हें क्या देता था? पैसे तो दे देता था जो उनके थे, बाद में बदले में उन्हें मनी तो दे देता था, लेकिन जो इंटरेस्ट था उसके बदले में उन्हें देता था थोड़ी सी स्पेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिस्टम। यानी कि जो किंग ने जो हाउसेज बना रखे थे अलग, जो कंसल्टेटिव बॉडी थी, तो किंग बोलता कि तुम मुझे थोड़ा से वो दे दो पैसे, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट मत लेना उस पे। इंटरेस्ट के बदले में मैं तुम्हें स्पेस दे दूंगा पॉलिटिकल सिस्टम में। यानी कि तुम्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दूंगा, या फिर तुम्हें स्टेट जनरल का मेंबर बना दूंगा, ये सब कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो इससे जो बंदे थे मर्चेंट्स और बैंकर्स, खुश हो जाते थे कि हमारे पास भी थोड़ी पॉलिटिकल पावर आ गई। तो पॉलिटिकल पावर के बदले में उन्हें पैसे देते थे। तो उस टाइम पीरियड पैसा होता था, जिसके पास पैसा है, बेशक वो थर्ड ऑर्डर का है, बेशक वो फोर्थ ऑर्डर है, वो मिडिल क्लास वगैरह का उसका है, तो बेशक वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसके पास अगर पैसा है तो उसको पॉलिटिकल पावर मिल सकती है। ऐसा सिस्टम चला दिया था किंग ने, ठीक है। फिर बोले अभी जो नया सिस्टम बना था मॉडिफाइड फ्यूडलिज्म, इसकी वजह से जो यूरोप है उसकी जो हिस्ट्री है वो चेंज होने लग गई। यूरोप की जो बाद की वाली हिस्ट्री है वो चेंज होने लग गई। कैसे चेंज हुई? कि भाई अब जो लॉर्ड्स थे उनके पास इतनी पावर नहीं बची, किंग्स के पास पावर बहुत ज्यादा थी। अब किंग जो था वो अब लोगों पे ज्यादा वो करेगा, पीजेंट्स वगैरह पे ओप्रेसिव रूल्स लाएगा। उसे टैक्स बढ़ाना था ताकि ज्यादा पैसा आए, आर्मी वगैरह मेंटेन करनी थी, वॉर वगैरह जाना था, तो उसकी वजह से वो टैक्स बढ़ाएगा और फिर पीजेंट्स पे ज्यादा ऑपरेशन होगा, तो पीजेंट्स उसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। पहले लॉर्ड्स के खिलाफ करना पड़ता था रिवोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा थे, अब केवल एक पीजेंट पे करना पड़ेगा, मतलब एक किंग पे करना पड़ेगा। तो अब इसकी वजह से बाद में बहुत ज्यादा रिवोल्ट होते हैं। जैसे कि फ्रांस जो था उसका केस बताया गया है कि फ्रांस में जो लुईस 13 था, मतलब फ्रांस में भी ऐसा सिस्टम था स्टेट जनरल का। मैंने पिछली वीडियो मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टेट जनरल का केस था। ये कंसल्टेटिव बॉडी होती थी जिसकी जो किंग था लुईस 11 इसने स्टार्ट की थी, तो उसे सारी बात सुन के चलनी पड़ती थी इसकी। तो उसके बाद बताया गया जो लुईस 16 था, लुईस 13 इसी का कोई पोता वगैरह होगा, तो लुईस 16 ने 1614 में स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई। क्यों मीटिंग बिठाई? ताकि भाई उनसे टैक्स वगैरह के बारे में पूछ ले कि मैं टैक्स बढ़ाने जा रहा हूँ, क्या आप सबकी सहमति है वगैरह वगैरह, सहमति है तो वोट दो वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें हुई और लुईस 13 ने टैक्स वगैरह बढ़ाया स्टेट जनरल की बात सुन के, ठीक है। लेकिन उसके बाद बताया गया इससे स्टेट जनरल से जो लॉर्ड्स वगैरह थे, जो पीजेंट्स वगैरह थे और जो क्लर्जी के लोग थे उन्हें पावर मिलती थी, थोड़ी पावर अगेंस्ट किंग। यानी कि ऐसा नहीं कि किंग के पास सारी पावर है, थोड़ी बहुत इनको मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन ये चीज सिर्फ एक वहम थी, ऊपर ऊपर से थी। कैसे साबित हुई? ये चीज गलत साबित हो गई, रोंग साबित हो गई। कैसे? कि जब 1789 तक, यानी कि लगभग 200 साल मान लो तुम, 200 साल तक स्टेट जनरल की मीटिंग ही नहीं बिठाई गई। यानी कि किंग एब्सोल्यूटली रूल कर रहा था इतने टाइम पीरियड तक। 1789 में अगर आपने क्लास 9 की हिस्ट्री पढ़ी हो, उसमें लुईस 16 था, उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई थी टैक्स बढ़ाने के लिए वापस से। यानी कि लगभग 200 साल तक जो लॉर्ड्स थे, जो वो थे नॉर्मल लोग, पीजेंट्स वगैरह, इनका कोई वो नहीं था रोल पॉलिटिक्स में, सब अकेला किंग रूल कर रहा था। क्यों रूल कर रहा था? क्योंकि भाई किंग जो था उसे एब्सोल्युटली रूल करना था, किसी के साथ भी पावर शेयर नहीं करनी थी। किंग के पास पावर का ग्रीड आ गया था, ठीक है। आखिरी में जाके इसे ले डूबेगा क्योंकि लोग किंग के अगेंस्ट हो जाएंगे, भाई किंग तो गंदा है, और फिर मोनार्की को हटा देंगे सिस्टम को। तो इसकी वजह से जो फ्रांस था
जहाँ पे लोग, तो जो फ्रांस था जहाँ पे राजा ने 200 साल तक कंसल्टेटिव असेंबली को नहीं पूछा, तो लोगों ने रिवोल्ट करा और फ्रांस में किंग को हटा दिया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि डेमोक्रेसी वगैरह आ गई, ठीक है। लेकिन केस ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड था उसका केस अपोजिट था, वेरी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि भाई जो ये स्टेट जनरल वगैरह का सिस्टम था, ये पहले से एग्जिस्ट करता था इधर एज अ, जिसका नाम था ग्रेट काउंसिल। ग्रेट काउंसिल बोला जाता था इसे। और ये जब से एग्जिस्ट करता था जब यहाँ पे एंग्लो सेक्शंस लोग रहते थे। तो एंग्लो सेक्शंस जो रहते थे उन्हीं के टाइम पीरियड से ये स्टेट जनरल का सिस्टम था, जिसे यहाँ पे ग्रेट काउंसिल बोला जाता था। और इसमें जब नॉर्मल लोगों ने अटैक करा, इसका नाम चेंज कर दिया गया पार्लियामेंट में। और इस पार्लियामेंट में 2 पार्ट होते थे, जैसे स्टेट जनरल में 3 होते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स का। यहाँ पे 2 पार्ट होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, यहाँ पे जो कॉमन पीपल होता है, जैसे कि 3rd ऑर्डर हो गया और 4th ऑर्डर हो गया, इस टाइप के लोग रहते थे। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यहाँ पे वो लोग रहते थे, जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, यहाँ पे रहते थे लॉर्ड्स और क्लर्जी वाले लोग, ठीक है। तो ऐसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था लॉर्ड्स और क्लर्जी वालों को और 3rd ऑर्डर और 4th ऑर्डर वालों को पार्लियामेंट के अंदर। और जो किंग था, जो अभी तक जितने भी किंग्स आए थे वो सारे इसकी बात मानते थे, पार्लियामेंट की रोज रोज मीटिंग्स होती थी और सारी बात मानते थे। लेकिन एक टाइम आया, किंग चार्ल्स वन नाम करके एक राजा था, उसके मन में आया कि मैं भी एब्सोल्यूट पावर कंट्रोल करूंगा, और उसने इसे 11 सालों तक नहीं बुलाया। डोंट कॉल अ मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड कॉमन्स पार्लियामेंट फॉर 11 ईयर्स। तो भाई लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई क्यों नहीं बुला रहा। मतलब 11 साल तक इसने नहीं बुलाया, लेकिन कभी ना कभी तो बुलाना पड़ेगा। क्यों बुलाना पड़ेगा? क्योंकि रूल्स थे कि जब टैक्स वगैरह बनाना होता है, जब इस मीटिंग को जरूरी होता है बुलाना। तो यही रूल की वजह से फ्रांस में बुलाई गई थी 200 साल बाद 1789 में। इस रूल की वजह से 11 साल बाद किंग चार्ल्स ने बुलाई मीटिंग। और मीटिंग में जब लोग आए, लोगों को गुस्सा आया कि भाई इसने 11 साल तक मीटिंग नहीं बुलाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो लोग इसके डिसाइड हो गए कि इसके खिलाफ वॉर करेंगे हम, वॉर अगेंस्ट किंग। और फिर वॉर किया इन्होंने किंग के अगेंस्ट, और किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि इसको मार दिया, इसकी मौत हो गई, फांसी पे लटका दिया, और इन्होंने भी रिपब्लिक बना दिया। लेकिन अभी जो रिपब्लिक सिस्टम था ज्यादा टाइम तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि जो किंग चार्ल्स वन था, इसका बेटा आ गया, वो बोला जी जी मैं तो आपकी सारी बात मानूंगा, मैं रोज रोज पार्लियामेंट बुलाया करूंगा, बस मेरे को आप राजा बना दो, थोड़ी बहुत पावर दे दो, मैं इतना हाथ वगैरह नहीं लगाऊंगा आपकी पावर के बीच में। तो इसकी वजह से रिपब्लिक था तो वापस मोनार्की बन गया। बस इस कंडीशन की जो पार्लियामेंट है वो रेगुलरली बुलाई जाएगी। वही जो फ्रांस में सिस्टम था, वहाँ पे किंग था जो उसे एक बार हटा दिया गया है राज्य से, मतलब पोजीशन से। तो फ्रांस का राजा सोचा कि इन्होंने मेरे को कैसे हटा दिया, उसने वापस अटैक करने की कोशिश की। इसकी वजह से फ्रांस में वापस कभी भी मोनार्की नहीं आई। लेकिन जो इधर राजा एक बार मार दिया गया, तो इसका राजा का जो दूसरा बेटा वगैरह था वो आराम से प्यार से बात की उसने, और इसी वजह से मोनार्की बन गया। और अब तक जो फ्रांस है वो रिपब्लिक है, और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड अब तक मोनार्की है, ठीक है। इंग्लैंड में आज तक महारानी है, लेकिन वो नाम की सारे काम पार्लियामेंट वगैरह वाले लोग करते हैं। तो इस वीडियो में जितना समझाया है उसकी नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगर ना समझ में आए तो भाई इस वीडियो को वापस देख लेना, फिर भी ना आए तो भाई किसी और की वीडियो देख लेना नेट पे। थैंक यू।